बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीकर्स। नाजरीन, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड। अब ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ाया जाता है। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते किसे हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो टॉपिक्स मैं कवर करने जाऊँगा इस टॉपिक में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते किसे हैं, इसके लिटरल मीनिंग देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्या इसको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है वहाँ पे यूज़ करते हैं या किसी और इसमें इन्वायरमेंट में इसको यूज़ करते हैं। थर्ड हम ये देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको इग्नोर करती हैं, उनका क्या माइंडसेट है, क्या उनका पस मंज़र है जिसकी वजह से वो इसको इग्नोर कर देती हैं। इसको इग्नोर करना बेहतर है या फिर अच्छा नहीं है, तो वो हम इसमें डिटेल में मैं आर्गूमेंट्स दूंगा अपने। फोर्थ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ SQA इज़ बेनिफिशियल, ये किस तरह जो है वो फ़ायदेमंद है। फिफ्थ पे हम देखेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव कर दिया जाए, जिसको अगर हम बेहतर से बेहतर बना दिया जाए तो उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। सेकंड लास्ट पे हम देखेंगे टेस्टिंग टेक्निक्स को और लास्ट पे हम उसकी कंक्लूजन करेंगे। तो आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली SQA जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब देखें, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कोई से कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस को हम बेसिकली सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि हमने C++ लैंग्वेज का, वो भी हमारे साथ साथ चल रही है, उस लैंग्वेज में हम कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। उस प्रोग्राम्स की हम बेसिकली एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाह रहे होते हैं। अगर हमें कोई टीचर एक प्रोग्राम देते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने एक प्रोग्राम बनाना, उसकी डिज़ायर्ड आउटपुट इस तरह की होनी चाहिए, तो हमारे माइंड में वो डिज़ायर्ड आउटपुट चाह रही होती है। हम उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो उस अगर तो हमें वो डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बना है। तो इसी को हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ एन इंस्ट्रक्शंस या कंप्यूटर प्रोग्राम्स डैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिज़ायर्ड फंक्शंस एंड परफॉर्मेंस। और अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो हमें डिज़ायर्ड फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर रहा, लाइक अगर मुझे एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि आपने गेम डेवलप करनी है और उस गेम में एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा होगा और उस जितने भी वो कॉइन्स गेन कर रहा होगा तो उसका एडिशन मतलब सम उसका जो है ना वो स्क्रीन पे शो होना चाहिए। मैंने उस क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर बनाकर दिया, उसमें सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, सिर्फ जब वो कॉइन्स गेन कर रहा होता है उसका एडिशन फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ अभी कमी है, अमेंडमेंट्स होने की ज़रूरत है। प्रॉपर जो डिज़ायर्ड फंक्शन था उसका वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो हम उसको क्या कहेंगे कि अभी इसमें फॉल्ट्स हैं, अभी इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको अभी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। सेकंड जो हमारा वर्ड आता है वो होता है क्वालिटी का। क्वालिटी कहते हैं मायार को, खूबी को। अब क्वालिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैंग्वेज में क्वालिटी को हम ये कहेंगे कि एनी मेजरेबल करैक्टरिस्टिक्स सच एज करेक्टनेस, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। वो तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि अगर हमने एक वेबसाइट बनाकर देनी है और वो वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्राउज़र पर रन हो रही है, ठीक है, और उसी से अल्टरनेट एक वेबसाइट है जो कि तमाम के तमाम ब्राउज़र्स पर रन होती है, तो हम ये कहेंगे ना कि जो सेकंड वेबसाइट है उसकी क्वालिटी क्या है, बेहतर है। तो क्वालिटी के कुछ वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आगे चल के भी मैं डिस्कस करूंगा कि जिनकी वजह से हम ये कहेंगे कि उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेहतर है। थर्ड पे हमारा जो लेटर है एश्योरेंस। एश्योरेंस कहते हैं कि आप एक कमिटमेंट देते हैं अपने नेक्स्ट जो आपका मैनेजर है या फिर क्लाइंट है जिसको भी आप अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसको आप एश्योरिटी देते हैं, उसको आप एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि अब ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, ये जो मैंने प्रोग्राम किया है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोग्राम मेरा क्रैश नहीं करेगा अगर आप जिस तरह की भी इनपुट्स इसमें एंटर करते हैं। मतलब वो स्टेटमेंट आप पास करते हैं कॉन्फिडेंटली कि जिस पे आप टोटली अश्योर हों। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को हमने इंडिविजुअल डिस्कस किया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जिस पे आप अश्योरिटी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी से को देखकर कि अब इसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी है। आगे हम बात करते हैं कि वेयर टू यूज्ड SQA। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये यूज्ड कहाँ पे होता है। हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को भी डिस्कस किया
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ फेसेस हैं जो कि ये आपको स्क्रीन में शो हो रहे हैं। डिज़ाइनिंग, कोडिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट में टेस्टिंग वगैरह, ये सारे के सारे SDLC के फेसेस हैं। अब बेसिकली ये सारे के सारे फेसेस कवर होते हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर जो है डिप्लॉयमेंट तक पहुंचता है, क्लाइंट को हम दे सकते हैं। अभी कहा यह जाता है कि जो SQA है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसी का ही कोई फेस है, जबकि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये इसका फेस नहीं है बल्कि ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है। SQA इज़ एन अम्ब्रेला एक्टिविटी दैट इज़ अप्लाइड थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर प्रोसेस टू अश्योर क्वालिटी इन द सॉफ्टवेयर। इसको अम्ब्रेला एक्टिविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बेसिकली जिस तरह अम्ब्रेला अपने अंडर जो भी चीज़ें उसकी आ रही होती है उसको क्या कर रही होती है, कवर कर रही होती है। इसी तरह SDLC के जितने भी फेसेस हैं ये सारे के सारे फेसेस को क्या कर रहा होता है, उनको कवर कर रहा होता है SQA। सेकंड हम बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पैरेलल हर फेस के साथ साथ चल रहा होता है, विच वर्क्स पैरेलल टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। जितने भी फेसेस अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़र से रिक्वायरमेंट वही ली जाती हैं जो कि हमारे जो उसने सॉफ्टवेयर बनाने के कहा है उससे रिलेटेड हो। ये नहीं कि उसने रिक्वायरमेंट हमें दिया कि एक आपने गेमिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जबकि वो जो रिक्वायरमेंट्स में वो हमें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से रिलेटेड या फिर मेडिकल स्टोर में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उससे रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट दे रहा है। तो हमने वही रिक्वायरमेंट को अपने उसके सॉफ्टवेयर में लेके आना है जिससे जो कि ज़रूरी है, जिससे उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, ना कि ये वो चीज़ें भी हम उसमें ऐड करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पे हम बात करते हैं तो आता है कि वाई ऑर्गेनाइजेशंस इग्नोर इट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका क्या माइंडसेट है, किस वजह से वो इसको इग्नोर करती हैं। 2 रीजंस वो देती हैं। एक तो वो ये कहती हैं कि इट्स इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो ये कहती हैं कि अगर एक प्रोजेक्ट है वो 1 वीक का प्रोजेक्ट है, अगर आप उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को भी लेके आ रहे हैं साथ साथ, हर फेज पे आप उसको चेक कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं, ऑडिट्स कर रहे हैं, रिव्यूज़ ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा उस सॉफ्टवेयर पर। एक लिहाज से देखा जाए तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे चल के मैं बताता हूँ कि किस लिहाज से ये बात जो है वो कि आर्गूमेंट में अपना पेश करता हूँ। सेकंड में मैं बात करता हूँ दे थिंक इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब सारे के सारे फेसेस को दोबारा चेक किया जाएगा उस पर कॉस्ट भी आएगी, मेंटेनेंस के खर्चे भी होंगे, और जो टीम हमने हायर की हुई है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। ये उनका माइंडसेट है ऑर्गेनाइजेशंस का कि किस वजह से वो इसको इग्नोर करती हैं। आगे हम बात करते हैं तो SQA इज़ बेनिफिशियल हाउ। ये इस तरह बेनिफिशियल है, सबसे पहले पॉइंट जो नंबर 1 है, SQA प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड दोज आर बेनिफिशियल। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर की SQA करते हैं साथ साथ, वो बेसिकली उसका जो उसकी प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी बना देता है। किस तरह हाई क्वालिटी बना देता है? जब हम साथ साथ हर फेसिस को लेकर चल रहे होते हैं, हर फेसिस में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड कोड में अमेंडमेंट्स करते हैं, वही मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनता है। और ये जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है ये फिर जो क्लाइंट यूज़ करता है उसको उससे रिलेटेड उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा होता है। उसमें उसकी जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, यूज़र जिस चीज़ की डिमांड कर रहा होता है वो उसको मिल रही होती है। सेकंड हम बात करते हैं तो हाई क्वालिटी एप्लीकेशन सेव्स टाइम्स एंड कॉस्ट। इससे टाइम और कॉस्ट भी सेव होता है। अब इससे पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपसे कहा है कि टाइम और कॉस्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं कि ये जो है ना वो बहुत ही एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इस वजह से वो इसको इग्नोर कर देती हैं। जबकि ये SQA अगर हम करते हैं तो वो टाइम भी बचाता है, कॉस्ट भी बचाता है। किस तरह बचाता है वो आगे एक स्लाइड में मैं ग्राफ से आपको जो है वो बताता हूँ। थर्ड पे हम बात करते हैं बेटर रिलायबिलिटी एंड नो मेंटेनेंस फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हम SQA करते हैं उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको रिलायबल होगी, 24/7 उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। उसमें उस प्रोडक्ट को हम ये कैसे अश्योरिटी देते हैं कि ये मेंटेनेंस, इसमें मेंटेनेंस जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए है, कि आप कभी भी ये प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट आता है, अव्वल तो वो यही बात करते हैं कि ये अब इसमें लेवल ऑफ रिस्क जो है, फेलियर के चांसेस वो कम से कम है, यानी ना होने के बराबर है। फिर भी अगर कोई आ जाता है तो वो फिर मेंटेनेंस लॉन्ग टाइम आप उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड ये है कि आपका जो अब प्रोडक्ट बन गया है, अगर हमने SQA किया है तो वो क्रैश नहीं होगा। ये नहीं कि चलते चलते स्टॉप हो जाएगा या उसमें कुछ इस तरह का एरर आ जाएगा, क्रैश नहीं होगा। फोर्थ में अगर हम बात करते हैं, जब हम हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट का भी आगे से फ्रेंड या कोई जानने वाला जब कहता है कि भी मैंने सॉफ्टवेयर बनवाना है
तो फिर वो आपको रिकमेंड करता है कि यार मैंने उस कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया था, उन्होंने टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, लेकिन जो क्वालिटी दी है ना वो बहुत ही अच्छी दी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये बात करते हैं हम कॉस्ट ऑफ करेक्टिंग एन एरर, कि किस तरह कॉस्ट उसके एसक्यूए विदाउट एसक्यूए और जब हम एसक्यूए करते हैं तो क्या कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। देखें ये जो नीचे फेसेस मैंने आपको शो किए हैं, ये जितने के जितने फेसेस हैं, ये रिक्वायरमेंट का फेस हो सकता है, वो डिज़ाइनिंग का फेस हो सकता है, कोडिंग का फेस हो सकता है। अगर हम स्टार्ट में ही मतलब उसने जो यूज़र ने रिक्वायरमेंट हमें दी थी वो उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी, हमने उसको इग्नोर कर दिया, एसक्यूए नहीं हम कर रहे, और एट द एंड हम चेक करते हैं मेंटेनेंस में, मतलब जब हम मेंटेनेंस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर की तब हम चेक कर रहे हैं और हमें ये पता चलता है कि रिक्वायरमेंट जो हमने गेन की थी उनसे ली थी, ये रिक्वायरमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं थी। अब उस रिक्वायरमेंट पर कुछ ना कुछ एनालिसिस भी हुआ होगा, कुछ मॉड्यूल्स भी उससे रिलेटेड बने होंगे। एट द एंड जब हमें पता चला कि ये जो मेंटेनेंस में तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने उससे ली हैं इसका इतना यूजेज नहीं था, तो एट द एंड आपका लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना होगा जो कि बाद में आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। और इस पर जब आपकी दोबारा आप उसको अपनी टीम को गाइड करेंगे, उनके गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, उस सारे मॉड्यूल्स को सेट करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट है वो 70 to 1000 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आप एसक्यूए कर रहे हैं और स्टार्ट में ही रिक्वायरमेंट के फेस में ही अगर आप वो चीज़ पकड़ लेते हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट तो ज़रूरत ही नहीं है, एसक्यूए जब आप कर रहे हैं, तो उस पे जो कॉस्ट का खर्च आएगा ना, कॉस्ट वो बेसिकली आपकी 1 टाइम्स आएगी। तो ये वो बेसिकली स्लाइड है जो कि बिल्कुल आर्गूमेंट्स हैं कि हम अगर एसक्यूए को साथ लेकर चलते हैं और हम विदाउट एसक्यूए अगर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो क्या कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। सेकंड, अगर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो सबसे पहला जो उसका फर्स्ट टास्क यही होना चाहिए कि हम उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें, देन हम उससे रिलेटेड एल्गोरिथम डिज़ाइन करें, नेक्स्ट फिर हम कोडिंग की फेस में आए। ये नहीं कि डायरेक्ट ही आप कोड पे जंप कर जाएं और एट द एंड पता चले कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लो क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बन गया। तो अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस की। कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक क्वेश्चन ही आता है कि यार कौन सी वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम जज कर सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर एक क्वालिटी एश्योरेंस सॉफ्टवेयर है, इसमें मतलब क्वालिटी उसकी इम्प्रूव है। तो नंबर 1 पे आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मेजर्स द लेवल ऑफ रिस्क एंड द लाइक्लीहुड ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन फेलियर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने बना कर दिया क्लाइंट को, उसमें जो फेलियर के चांसेस है वो कम से कम हो गए हैं, यानी ना होने के बराबर ही हैं। ये नहीं कि आपका प्रोग्राम चलते चलते स्टॉप हो रहा है या फिर आपका प्रोग्राम जो है वो 1 आवर वर्क कर रहा है उसके बाद आउटपुट्स वो रॉन्ग दे रहा है। तो रिलायबल का मतलब ये है कि जब भी आप उसे एक्सेस करते हैं तो वो उसमें लेवल ऑफ रिस्क कम से कम है, फेलियर के चांसेस नहीं है उसमें। सेकंड, अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, जो उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें देखें शुरू से ये चलता आ रहा है कि यूज़र जो बेसिकली डिमांड करता है वो 2 ही चीज़ें करता है। एक तो वो ये कहता है कि मेरी प्रोडक्ट का साइज़ कम से कम हो, और जो उसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब स्टार्ट में कंप्यूटर आए तो इतनी हैवी मशीन्स थी, अब जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं पॉकेट कंप्यूटर्स हैं, तो साइज़ स्मॉल से स्मॉल होता जा रहा है और उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो एफिशिएंसी में भी यही चीज़ को डिस्कस करते हैं कि उसको जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं बनाकर वो हाई एफिशिएंट हो, उसमें हाई एग्जीक्यूशन स्पीड हो। जब ये नहीं कि उसको अब एक प्रोग्राम है उसको रन करने में वो 1 मिनट ले उसको एग्जीक्यूट करने में, बल्कि विद इन सेकेंड्स उसकी जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहा है विद इन सेकेंड्स वो परफॉर्म हो। थर्ड पे अगर हम बात करते हैं तो मेंटेनेबिलिटी की बात करते हैं। मेंटेनेबिलिटी कहते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट बना कर दिया है वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पर, एक ही एप्लीकेशन पर रन हो या फिर वो एक ही जो हार्डवेयर पर रन हो। आप उसको पोर्टेबल बनाएं कि वो किसी भी हार्डवेयर पर उसको ट्रांसफ़र करें तो वो इजीली उधर भी उस हार्डवेयर पर भी रन हो सके। तो मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए उसमें प्रोडक्ट में कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में आप उसको रन करें वो चले। जिस तरह मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी कि आपका जो एक वेबसाइट क्रिएट की वो सिर्फ एक ब्राउज़र पर रन हो रही है, जबकि उसी के अल्टरनेट उसी के बराबर ही उसका लाइंस ऑफ कोड है
लेकिन वो जो है एप्लीकेशन वो तमाम के तमाम ब्राउज़र्स पर रन हो रही है, तो इसका मतलब है उसकी मेंटेनेबिलिटी ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू वन वाले के। फोर्थ पे अगर मैं बात करता हूँ तो साइज़ ऑफ सोर्स कोड है कि जो आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, जो आपका बेसिक कोडिंग है वो कम होगी तो आपको आपको उसको उसमें एरर्स फाइंड करना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, उसको मेंटेन करना आसान हो जाएगा। तो ये चंद करेक्टरिस्टिक्स थी, वैसे तो इसकी और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हम इन करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनेगा और फिर हम उसकी अश्योरिटी भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग टेक्निक्स की। टेस्टिंग की टेक्निक जो बेसिक मोस्ट यूज़ होती हैं उसमें आ जाती हैं टू बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स हैं। फर्स्ट वन आ जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सेकंड आता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है, इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है या फिर वाइट बॉक्स क्यों कहा जाता है। फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो इन दिस मेथड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट नोन टू द टेस्टर। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आप ये देखें कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक कोड है, उसका टेस्टर को पता नहीं है। जो भी आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है उसको इंटरनल स्ट्रक्चर के, उसका कोड का, उसको प्रोग्रामिंग नॉलेज की इतनी नॉलेज नहीं है, प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है उसके पास इतना। बस उसने क्या करना है, रैंडमली इनपुट्स एंटर करनी है और उसको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसकी बेस पे उसने जज कर लेना कि ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है। जो डिज़ायर्ड फंक्शंस हैं अगर तो वो फुलफ़िल हो रहे हैं तो वो यही कहेगा कि आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपका सॉफ्टवेयर पास कर गया। ये डायग्राम में आप देखें कि यहाँ पे इनपुट्स एंटर हो रही हैं और इनपुट की बेस पे जो हमारा जो इंटरनल जो हमारा कोड है उसका हमें उसको नहीं पता, और उसके बाद जो आगे आउटपुट्स आ रही हैं उसी से उसने जज कर लेना कि इसकी टेस्टिंग पास है या फेल है, या फिर कुछ इसमें एरर्स हैं या जो डिज़ायर्ड फंक्शन है वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं। अब इससे रिलेटेड आप ये देख सकते हैं। जी तो देखिए, मैंने बात की थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। उसका एक प्रैक्टिकल डेमो है। सबसे पहले तो ये सब आपके सामने कोड आपको नज़र आ रहा है। तो हमने बात की थी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है उसको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इनपुट्स और आउटपुट से गर्ज होती है। वो इनपुट्स एंटर करता है और आउटपुट से डिटरमिन कर लेता है कि ये टेस्टिंग पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें डिफेक्ट्स हैं। अब रैंडमली उसने कोई भी इनपुट्स एंटर करनी है। जिस तरह के क्लाइंट हमने सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया, उसने अपनी इनपुट्स एंटर करनी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज़ एंटर नंबर 1, तो मैंने एंटर कर दिया 12। वो सेकंड में वो कहता है प्लीज़ एंटर नंबर 2, सेकंड नंबर एंटर करें, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 3। 12 और 3 ऊपर लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट एडिशन, तो 12 + 3 15 होना चाहिए। वो डिज़ायर्ड आउटपुट जब उसे शो होगी तो वो देखेगा क्या उसकी आउटपुट ठीक आ रही है। सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 15, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिज़ायर्ड फंक्शन था वो एक्यूरेटली परफॉर्म हुआ। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता ही भी यही है। उसको इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता, उसने इनपुट्स एंटर की और आउटपुट से डिटरमिन कर लिया कि ये प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बना। ठीक है, इसी के बरक्स अगर कहीं पे एरर आ जाता है तो वो फिर बात करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी उसी से रिलेटेड है। इसमें हम कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नन टू द डेवलपर। इसमें आपने नोट किया कि मैंने वर्ड यूज़ किया है डेवलपर का। डेवलपर कहते हैं जिसको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी नॉलेज उसको हो। तो इसमें यह है कि जो भी हमारा इनपुट्स होंगी और उस पर जो डिज़ायर्ड फंक्शन हमें शो हो रहे होंगे, अगर कहीं पे कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसका भी उसको जो डेवलपर है उसको नॉलेज है। अगर कोई बग आ जाता है तो वो उसको फाइंड करके उसको जो है वो करेक्ट कर सकता है। तो इससे रिलेटेड भी एक आप डेमो देख सकते हैं। इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग में यही होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का उसको डेवलपर को पता होता है, जबकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो है जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर का उसको नहीं पता। तो जी तो देखिए, मैंने बात की थी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। उसका एक प्रैक्टिकल डेमो है। सबसे पहले तो ये सब आपके सामने कोड आपको नज़र आ रहा है। तो हमने बात की थी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है उसको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। उसको सिर्फ़ और सिर्फ इनपुट्स और आउटपुट से गर्ज होती है। वो इनपुट्स एंटर करता है और आउटपुट से डिटरमिन कर लेता है कि ये टेस्टिंग पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसमें डिफेक्ट्स हैं। अब रैंडमली उसने कोई भी इनपुट्स एंटर करनी है। जिस तरह के क्लाइंट हमने सॉफ्टवेयर बनाकर दे दिया, उसने अपनी इनपुट्स एंटर करनी है। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज़ एंटर नंबर 1, तो मैंने एंटर कर दिया 12। वो सेकंड में वो कहता है प्लीज़ एंटर नंबर 2, सेकंड नंबर एंटर करें,
तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया 3, 12 और 3, ऊपर लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम इज़ अबाउट एडिशन। तो 12 + 3 15 होना चाहिए। वो डिज़ायर्ड आउटपुट जब उसे शो होगी तो वो देखेगा क्या उसकी आउटपुट ठीक आ रही है। सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डिज़ायर्ड फंक्शन था वो एक्यूरेटली परफॉर्म हुआ। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता भी यही है, उसको इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं पता, उसने इनपुट सेंटर की और आउटपुट से डिटरमिन कर लिया कि ये प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बना। ठीक है, इसी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीकर्स। नाजरीन, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड है। अब ये कहाँ पे पढ़ाया जाता है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स में पढ़ाया जाता है। आज की इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते किसे हैं, इसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंटेशन जो टॉपिक्स मैं कवर करने जाऊंगा इस टॉपिक में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कहते किसे हैं, इसके लिटरल मीनिंग देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्या इसको जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है वहाँ पे यूज़ करते हैं या किसी और इसमें इन्वायरमेंट में इसको यूज़ करते हैं। थर्ड हम ये देखेंगे कि